लास्ट क्लास रिवाइज करते हैं। हमने फर्स्ट क्लास चैप्टर 2 की टर्म्स करी थी। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? कोई भी ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल इवेंट है जिसमें एक्सचेंज ऑफ असेट्स होंगे। मैंने आपको गाड़ी बेची, गाड़ी गई, पैसा आया, फिर इसके फीचर्स करे थे। पेज नंबर 7 निकाल लेंगे, पेज नंबर 2.2 निकाल लेंगे कि इसमें एक्सचेंज ऑफ असेट्स होते हैं। ये मनी और मनीज वर्थ से रिलेटेड होती है। इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन की पोजीशन चेंज होती है। इसमें फाइनेंशियल पोजीशन भी बदलती है। तो ये सारे हमने इसके फीचर्स देखे थे। फिर हमने सेकंड टर्म पढ़ी, अकाउंट क्या होता है। अकाउंट एक ऐसी जगह है जहां पे रिलेटेड ट्रांजैक्शन रखी जाती है। अगर मैं रोज 100 लोगों से डील करता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, मैं कैसे याद रखूंगा किससे कितना लेना है? 100 लोगों से डील करता हूं तो हर पार्टी का अकाउंट बना लेता हूं। ए का अकाउंट, बी का अकाउंट, सी का अकाउंट, डी का अकाउंट, सबका अकाउंट बना लेता हूं। तो यहाँ पे रिलेटेड ट्रांजैक्शन रखी जाती हैं। तो हमने इसको याद किया, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड और हेड्स। फिर कैपिटल हमने करी तीसरी टर्म, पेज नंबर 2.3। जिनके पास नई बुक है, पुरानी बुक में भी 2.3 होगा। 2.3 पे तीसरी टर्म, उसमें कैपिटल दे रखा है। कैपिटल हमने पहले ही सीख लिया था, फर्स्ट क्लास जब हमने करी थी उसमें हमने कैपिटल सीखा था। कैपिटल वो अमाउंट है जो बिजनेस में मालिक ने लगाया। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस। जो पैसा बिजनेस में मालिक ने लगाया वो कैपिटल है। क्लियर? अगला ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ड्राइंग्स वो अमाउंट जो बिजनेसमैन ले गया बिजनेस से निकाल के अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए, अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए। ड्राइंग्स चाहे वो कैश में हो, वो गुड्स में हो, या और किसी काइंड में हो, जो प्रोपराइटर ले गया, प्रोपराइटर कौन? मालिक। जो मालिक ले गया अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए। अगर आपके फादर साहब बिजनेसमैन है तो बिजनेस से पैसा निकाल के ले और आपकी स्कूल की फीस भर दी, आटा ले आए, चावल ले आए, चीनी ले आए, घर का राशन ले आए, आपको कोई ड्रेस दिला दी, तो ये ड्राइंग है बिजनेस में से। बिजनेस से पैसा निकाल के पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज कर लिया, ड्राइंग। अगली टर्म हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, लायबिलिटी। लायबिलिटी दो प्रकार की होती है। एक वो जो लेस देन 12 मंथ्स में पे करनी है, एक वो जो मोर देन 12 मंथ्स में पे करनी है। जो लेस देन 12 मंथ्स में पे करनी है उसे करंट लायबिलिटी बोलते हैं, और जो मोर देन 12 मंथ्स में पे करनी है उसे नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। लायबिलिटी को एक तरह से और बताया गया, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो बाइफर्केशन करने के दो तरीके हैं। लायबिलिटी को बताया गया एक घर वाली और बाहर वाली। घर वाली, बाहर वाली। घर वाली लायबिलिटी इंटरनल, बाहर वाली लायबिलिटी एक्सटर्नल। मालिक के पैसे को इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं और बाहर वालों के पैसे को एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। बिजनेस ने जो भी पैसा लगाया, बिजनेस में जो भी पैसा लगा, किसी के भी इस दुनिया में, ए बी सी डी, दो ही पैसा लगे होते हैं, या तो मालिक का पैसा लगा होता है, ओनर का, या बाहर वालों का, आउटसाइडर्स। तो आउटसाइडर की लायबिलिटी को एक्सटर्नल लायबिलिटी और मालिक के पैसे को इंटरनल लायबिलिटी। इसका एक और नाम कैपिटल भी होता है। इंटरनल लायबिलिटी कैपिटल का दूसरा नाम है। फिर हमने बात करी एसेट्स। एसेट्स तीन प्रकार के थे, नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस। नॉन करंट और करंट वही है जो करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी थे। जो पैसा 12 महीने के अंदर अंदर लक्ष्मी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो पैसा 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे करंट एसेट्स बोलेंगे। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which can be converted into cash within a period of 12 months. दोबारा, current assets are those assets which can be converted within a period of 12 months. 12 महीने में जो मनी में कन्वर्ट हो जाएगा वो करंट एसेट्स है। जो 12 महीने में कन्वर्ट नहीं होगा वो नॉन करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स के एग्जांपल कैश, बैंक, डेटर, बीआर, स्टॉक, ये करंट एसेट्स के एग्जांपल है। नॉन करंट के अंदर डिटेल आती है फिक्स एसेट, फिर फिक्स एसेट की और डिटेल आती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल वो होते हैं जिनको छू सकते हो, बंगला, गाड़ी, फर्नीचर,
व्हीकल्स, मोटर कार, ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं। लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, इनको आप छू सकते हो, ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं। जिनको आप छू नहीं सकते, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, फ्रेंचाइजी, ये इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो ये हमने कैटेगरी करी थी नॉन करंट की पिछली क्लास में। फिर हमने लास्ट किया फिक्टिशियस क्या होता है। फिक्टिशियस वो लॉस है जो हम राइट ऑफ नहीं कर पाए। फिक्टिशियस एक नकली एसेट है, एसेट ही नहीं है, ये लॉस है जिसे हम राइट ऑफ करना रह गया पिछले साल में। इसके बाद हमने रिसीट्स करी। रिसीट्स दो प्रकार की, रिवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। रिवेन्यू रिसीट वो पैसा जो रोज रोज आएगा, रिकरिंग नेचर का है। कैपिटल रिसीट कभी कभी आएगा। मान लो पापा का बिजनेस फर्नीचर का है, हमने माना, मान लो मिस्टर ए के फादर का बिजनेस फर्नीचर का है, तो फर्नीचर बेच के जो आ रहा है वो रिकरिंग रिसीट्स है, जिसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता। नॉन रिकरिंग जो कभी कभी होती है, बैंक से लोन ले लिया, गाड़ी बेच दी, घर बेच दिया, ये नॉन रिकरिंग है। एक बच्चे ने पूछा सर गाड़ी बेच दी, अगर किसी का काम गाड़ी बेचने का ही है तो भाई उसके लिए वो रिवेन्यू रिसीट हो गई। अगर किसी का काम गाड़ी बेचने का ही है तो उसके लिए गाड़ी बेचना रिवेन्यू रिसीट हो गई। किसी का काम प्रॉपर्टी का है तो उसके लिए घर बेचना भी रिवेन्यू रिसीट हो गई। तो कैपिटल रिसीट, रिवेन्यू रिसीट। फिर हमने लास्ट किया पिछली क्लास में एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर तीन प्रकार के हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने कहा पहले पहले सिंपल सेंस में समझो। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चों को बोलते हैं, खर्चों को। खर्चों को पहली क्लास में समझा था, खर्चा क्या, जिसका बेनिफिट ले लिया है, बेनिफिट टेकन, सैलरी, वेजेस, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सारे खर्चे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स, कार, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, मोटरसाइकिल, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, ये एसेट्स है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो एंड्योरिंग बेनिफिट देंगे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे, और जिनका बेनिफिट खत्म हो गया वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर कहते हैं डेफर्ड रिवेन्यू। डेफर्ड रिवेन्यू वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू लिखा है इसके पार्ट में भी, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज दैट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर which was not written off in the year in which it is incurred। जिस साल में वो हो, इस साल में इंकर हुआ, उस साल में राइट ऑफ नहीं हुआ। इसका एक एग्जांपल ही है बुक में, हैवी एडवर्टाइजमेंट। तो यहां तक हम कर चुके थे पिछली क्लास में, और इसकी वीडियो भी हमारे पास अवेलेबल है। ये हमने लेकिन पूरे 1 घंटे में किया था, जो अभी मैंने आपको कम देर में कराया है वो हमने पिछली क्लास में 1 घंटे में किया था बच्चों। यहां के बाद करना है हमें अगली टर्म, एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर के बाद आ रहा है एक्सपेंस। एक्सपेंस की बाइफर्केशन कर रखी है। एक्सपेंस को इन्होंने 2 पार्ट्स में बांटा। एक वो खर्चा जो आप एडवांस में दे देते हो, प्रीपेड एक्सपेंस। एक वो खर्चा जो आप देते नहीं हो और सर्विसेज ले लेते हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगर इसमें प्रैक्टिकल लाइफ में जाऊं तो आप बताओ, टीचर को फीस आप एडवांस में देते हो या पढ़ने के बाद देते हो? पूरी 11वीं पढ़ोगे उसके बाद टीचर को फीस दोगे, या पहले फीस दोगे बाद में टीचर पढ़ाएगा? प्रीपेड देते हैं। ये प्रीपेड है। इंश्योरेंस, अगर गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है तो आप इंश्योरेंस कंपनी को क्या बोलते हो प्रैक्टिकली, कि पहले तू एक काम कर, पूरे साल मेरी गाड़ी को इंश्योर कर, फिर उसके बाद साल के एंड के बाद तेरे को इंश्योरेंस दूंगा। गाड़ी का इंश्योरेंस पहले जाता है बाद में जाता है? पहले जाता है। पहले जाता है, ये भी प्रीपेड होता है। आपने कोई दुकान या मकान किराए पे लिया, रेंट आप एडवांस में दोगे बाद में दोगे? रहने के बाद में दूंगा, पहले मेरे को रख ले अपने घर में। सर पहले देंगे, पहले प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग के प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं, आउटस्टैंडिंग के प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं। कुछ नहीं समझ आया, अगर कोई बच्चा बोल रहा था ये, और उम्मीद है किसी को भी नहीं समझ आया था,
सिर्फ एक म्यूजिक आ रहा था टिंग टोंग का। किसी का डाउट उठ रहा था क्या? कोई कुछ बोल रहा था क्या? क्लास कोई कुछ बोल रहा था क्या? मैं आगे बढ़ जाऊं क्या? ऐसा लगा, मुझे फील हुआ जैसे कोई कुछ बोल रहा था, म्यूजिक बज रहा था। सर हमें भी हुआ। हाँ जी, सर हमें भी फील हुआ है सर। फील हुआ था ना? यस। तो बेटा जी कोई डाउट है तो दोबारा बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमें कुछ नहीं समझ आया। जो भी था वो, जो भी बच्चा था, दोबारा बोलना पड़ेगा। सर आपको बिल्कुल ना शर्माएं, घर की बात है। मैं आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आप मेरे से शर्माए नहीं। हमारा बहुत ही सॉलिड रिजल्ट गया इस बारी। 11th का बच्चा, तुम्हारे पास शायद पता नहीं मैसेज आया नहीं आया, मैंने बोला तो था भेजने को। उसका इंटरव्यू जो हमने लिया था वो मार्च के महीने में लिया था। मार्च के महीने में बच्चे ने क्लेम किया कि मैं 100 में से 100 लेके आऊंगा। हर प्री बोर्ड में वो एक आधा नंबर कटवाता था, कहता था लेकिन प्री में मेन बोर्ड में 100 लाऊंगा। 11th क्लास में वो 50% वाला बच्चा था, गवर्नमेंट स्कूल का, केवी का बच्चा। 100 में से 100 अकाउंट्स में। बहुत मुश्किल है, अपने स्कूलों में पता करो, किसी के स्कूल में शायद ही आपको दिखेगा अकाउंट्स में 100। मैथ्स में 100 इज फिजिबल, इकोनॉमिक्स इज फिजिबल, बिजनेस भी मैं पढ़ाता हूँ, बिजनेस भी फिजिबल। सर मेरे इंग्लिश और स्कूल में है। अकाउंट्स, इंग्लिश और अकाउंट्स में बड़ा मुश्किल है। कौन सा स्कूल है सर आपका? सर सेंट थॉमस द्वारका। सेंट मार्क्स द्वारका? सेंट थॉमस द्वारका। द्वारका में भी है सेंट मार्क्स? सर सेंट थॉमस। सेंट थॉमस, ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। और भी अपने स्कूलों में पता करना, आपको कम मिलेगा कि हाईएस्ट 100 गया होगा अकाउंट्स में। तो सर इको में है 100 हमारे स्कूल में। हाँ, अकाउंट्स में बड़ा मुश्किल होता है। इको में, बिजनेस में, सर अकाउंट्स में 98 है। 98 अकाउंट्स में 99 है। 99 है। मेरे 2 बच्चों के 98 आए हैं, एक के 100 आए हैं, एक के 96 आए हैं, और 35 बच्चों के 90 प्लस आए हैं। 35 स्टूडेंट के 90 प्लस आए हैं। और जो 95 प्लस आए हैं वो एक के 96, 2 के 98 और एक के 100। बहुत ही सॉलिड रिजल्ट आया। वेस्ट दिल्ली में ऐसा रिजल्ट अभी तक अकाउंट्स का किसी का भी नहीं है। ये वास्तविकता है, ये कोई अतिशोक्ति नहीं बोल रहा मैं बिल्कुल भी कोशिश करता हूँ लाइफ में, कभी भी किसी से भी, अपने माँ बाप से भी, अपनी वाइफ से भी बड़ा स्पष्ट रहता हूँ, और स्पष्ट बात बोलता हूँ जो होती है। अगर नहीं आया होता तो मैं बताया था कि नहीं आया इस बारी। अच्छा, इस बारी मेरा सबसे बढ़िया रिजल्ट है आज तक का, ये भी मैं आपको बता दूं। सर कल तो हमारा भी आ रहा है रिजल्ट। कल आपका भी आ रहा है। देखो रिजल्ट के, अगर कल तुम्हारा आ रहा है और टेंशन हो रही है, मैं एक बात बता दूं, रिजल्ट सिर्फ एक सीढ़ी है बस लाइफ में, छोटी सी। टेंशन नहीं लेनी, प्रेशर नहीं लेना, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तुम खुद, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट खुद। हमें बिल्कुल नाराज नहीं होना, हमें खुश होना है, थोड़ा सा दुखी होना है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा ना तो दुखी होना ना खुश होना। भी बहुत सीढ़ियां बाकी है। ज्यादा खुश हो गए तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम सोचेंगे हमने तो बस बहुत कुछ अचीव कर लिया। और बहुत कम आया तो दुखी भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं है। मैं डफर था 10th में, and I'm a chartered, I am Delhi University topper now. तो प्लीज जिसका भी रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, डोंट गेट डिसहार्टन। रिश्तेदार भाड़ में जाएं। सर डिसहार्टेड तो वो बात में होगा, मम्मी पापा का क्या करें? अरे मम्मी पापा भी कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हें डर बेफालतू का लगता है। माँ बाप से ज्यादा इस दुनिया में कोई प्यार नहीं करता अपने बच्चे को, समझ आई? मैं माँ बाप में 2 बच्चों का फादर हूँ, कोई नहीं करता। डांटते हैं हम, सर डांट उसी देते बात हैं, का तो डर है। अरे सबसे ज्यादा डांट, प्यार वही करते हैं, नंबर नहीं आए तो फिर वही दुखी होंगे। नहीं वो ये कहेंगे ठीक है यार अगली बारी हार्ड वर्क कर। दुखी होंगे अगर तुम्हारे को उनके दुख की परवाह और उनकी आंखों में खुशी देखनी है तो कोई बात नहीं, एक बार दुखी कर दिया उसके बाद बाकी लाइफ टाइम खुशी देते रहेंगे। सर कुछ भी नहीं कहेंगे। हाँ बस, कुछ भी नहीं कहेंगे। अच्छा अच्छा, इस वक्त तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, रिजल्ट वाले दिन गंदा आएगा, बल्कि तुम्हारे को कंसोल ही करेंगे। तुम्हें लगता है अपने आप की डांटेंगे, बिल्कुल भी नहीं डांटेंगे। और डांट भी दिया तो भाई 2 लोगों की डांट खुल के खा लो। और रिश्तेदार जाए भाड़ में, बुरा मत मानना, तुम्हारे रिश्तेदार अभी हो सकता है तुम्हारे लिए अच्छे हों, जो मर्जी बोले, माँ बाप और दूसरा तुम्हारे जितने भी टीचर्स तुम्हें पढ़ा रहे हैं, खाली मैं नहीं,
ये 2 मेजर वेल विशर है तुम्हारी लाइफ में, बाकी सब जेलस वाली फीलिंग दबा के रखते हैं। सर चाहे वो अपने रिश्तेदार भी हो। बिल्कुल, अगर ये आज नहीं मानता मैं बहस नहीं करूंगा, लेकिन कल मेरी बात पे एग्री हो जाएगा तू। अगर आज भी मानता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं Yes, sir. मानता हाँ तो बात तो सही है ऐसे। कल मान जाएगा। अरे क्या हमारे को कौन Yes, किसने sir. क्या देके जाना है, किसी ने कुछ नहीं देके जाना भाई। मैं कभी तुमने हैव यू हर्ड दिस वर्ड, ये वर्ड सुना है? हाँ जी Yes, सर। sir. इस एरिया को कैसा माना जाता है? अच्छा माना जाता है, बुरा माना जाता है? अच्छा तो नहीं माना जाता सर। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पता नहीं। झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी। जो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी होती है ना, उसे जय जय कॉलोनी कहते हैं। मेरी पैदाइश यहाँ की है, मैं 9th क्लास तक 8th क्लास तक इसी एरिया में पला बड़ा हूं। गरीबी तह तक देखी है मैंने, तह तक गरीबी की इंतहा देखी है, और मैंने रिश्तेदारों को पलटते हुए देखा है। सर रघुबीर नगर के पास वाली? नहीं, उत्तम नगर रहता हूँ। उत्तम नगर रहते थे, मतलब अभी तो खैर मैं रजौरी की साइड रहता हूँ, मीनाक्षी गार्डन। जो कॉलोनी थी वो उत्तम नगर वाली थी। तो गरीबी तह तक देखी है मैंने। जब मैं 13 साल का था तब छोड़ दी थी। खैर मेरा ज्यादा बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहां नहीं हुआ, लेकिन मेरे बड़े भाई बहनों ने तो 17 साल तक, तब तक तो मैं टीनेज ही था, तो तब तक छोड़ दी थी। उसके बाद हम ठीक जगह चले गए थे। लेकिन मैंने गरीबी बहुत अच्छे से देखी है और रिश्तेदारी भी बहुत अच्छे से देखी। तो प्लीज डोंट पैनिक। मेरा फलाना चाचा क्या कहेगा, मेरी फलानी मामी क्या कहेगी, मेरे मामा के बच्चे के इतने अच्छे आ गए, ठीक है भाई तू बन जा, तू आगे निकल के तेरे 90 आ गए, कोई बात नहीं। सिर्फ मैं तुम्हें एक चीज सिखाऊंगा लाइफ में, देखो या तो रोना नहीं, एक चीज, या तो रो मत जो रिजल्ट आया, कि भी मैंने मेहनत ही नहीं करी थी तो मेरे 60% आया तो रोना किस बात का। दूसरी चीज, हमने अपना हार्डवर्क पूरा दे दिया था, जितना मैं इनपुट, जब मैं सीए कर रहा था ना, मेरे को लोगों ने कहा तू डफर 60% वाला 10th में, अबे तू चार्टेड कहां से बनेगा, नौकरी कर ले 5,000 रुपए की। मैं अपने उस रिश्तेदार का नाम तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी क्लास भी रिकॉर्ड हो रही है। इस साइड 5,000 रुपए की नौकरी लग जाएगी, नौकरी कर ले, तेरे घर में खाने को तो है नहीं, खाने के वांदे है तेरे घर में, और वाकई में वांदे थे, नौकरी कर ले। लेकिन एक इंसान था जो कहता था बेटा जो मर्जी बिकता बिकने दे, घर बिका बिकने दे, फैक्ट्री बिकेगी बिकने दे, तू सीए बन जाए एक बारी, सब वापस ले आएगा तू। वो मेरे पापा थे। माय फादर वाज ऑफ दिस ओपिनियन, बेटा जो बिक रहा है बिकने दे, मैं बैठा हूं ना भी, तू अपनी पढ़ाइयों पे ध्यान दे, अगर पढ़ सकता है तो, अगर सीए बनने का तेरे में दम है, अगर तू कहता है कि तू बन जाएगा। दुनिया कहती थी नहीं बन पाएगा, मैं 21 साल में चार्टेड बनाऊं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप मारी है, और मेरी मम्मी मेरे को 9 साल में छोड़ के चली गई थी। When I was of 9 years of age, I lost my mom. मेरे को सिर्फ पापा ने पाला है, और मेरे पापा ने शादी भी नहीं करी दूसरी। मेरे पापा ही मेरी मम्मी थे, मेरे पापा ही मेरे पापा थे। तो उन्होंने एक बात कही थी, बिक रहा है बिकने दे, तू बस मेहनत कर। और मेरे को अपने पे था कि मैं कर जाऊंगा, क्योंकि मैं जिस चीज के पीछे पड़ जाता हूँ मैं उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता हूँ। चाहे वो क्रिकेट था, कभी अगर क्रिकेट खेलने का मौका मिला तो उसमें अपना हुनर दिखाऊंगा, पूल खेलने का मौका मिला तो पूल में अपना हुनर दिखाऊंगा। तो इसलिए रिश्तेदारों की तो बिल्कुल टेंशन लो मत, माँ बाप अपने हैं, माँ बाप तुम्हारे अपने हैं। रिश्तेदारों तो अच्छे आ गए तो भी तुमसे जेलस करनी है, गंदे आ गए तो तुम्हें टॉन्ट मार देंगे, मेरे बेटे देते इन्हें आए, तेरे बेटे दे इन्हें आए, क्या करोगे? सर उसके भी रिजल्ट पूछने के 2-3 महीने बाद पूछते हैं बेटा कौन सी क्लास में हो। उन्हें सर कोई मतलब नहीं होता। मतलब उनको ये है कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले नीचे गया था, गली, मैं डॉक्टर के पास जा रहा था किसी काम से, तो गली में एक लड़की जा रही थी, आंटी को उसने नमस्ते करी, फर्स्ट फ्लोर पे आंटी खड़ी थी, अभी 10 मिनट 15 मिनट पहले की बात है। आंटी नमस्ते, हाँ बेटा केड़ा तेरा रिजल्ट आना सी, केड़ा आया? कह रही अच्छा आ गया। बताना अच्छा कितना आया? उसने कहा 75% आ गए। कोई चंगा होता है, तो कुछ भी नहीं हैगा।
सर ये तो गलत है। समझ रहे हो? तो कहीं छोड़ना नहीं है उन्होंने, तो उनकी टेंशन छोड़ दो, तुम अपनी लाइफ जियो, एंजॉय करो। पढ़ना नहीं है तो भी एंजॉय करो, 60 वाले रहना है तो भी एंजॉय करो, और 90 वाले बनना है। दो तरह के बच्चे हैं, टॉपर भी और एवरेज भी है। कंपेयर मत करो, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, बस मेरी क्लास में सुनते हो, पेपर वाले दिन पढ़ लेते हो, 60 70 80 आ जाते हैं। फिर हम 95 वाले से क्यों रीस करें कि तेरे 95, उसने एफर्ट ज्यादा डाला उधर, तो तेरे भाई 95 आ गए। हम क्रिकेट खेलने में लगा रहे हैं, हम वीडियो गेम खेलने में लगा रहे हैं, आजा खेल ले वीडियो गेम, खेल के जीत के दिखा दे। तो नहीं जीत सकता तुम्हारे से, ठीक है ना? जिस दिन हमारा मन करेगा उस दिन हम पढ़ने में भी निकल जाएंगे। वो तुम्हें अभी सोचना है कि पढ़ने में जाए या खेल में जाए। सर कोई 60 वाला भी खुश है और कोई 90 वाला भी रो रहा है। दोबारा बोलो। सर मैं कह रहा हूँ जिसके 60 आया वो भी खुश है और जो 90 है जिसके वो भी कोई रो रहा है। जनरली देखो 95 वाला थोड़ा अफसोस करता ही है। मेरे अभी बच्चों के 98% भी आए हैं, 100 भी आए हैं, एक बच्चे के 100 on 100 भी आए हैं, वो भी खुश नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स में खुश नहीं है। उसके इकोनॉमिक्स में 73 आ गए हैं, ही इज नॉट हैप्पी। इकोनॉमिक्स में 73 कैसे आ गए? लक फैक्टर बहुत सा बड़ी चीज है। कई बार आप अपनी मेहनत करो, बस यू डू योर हार्ड वर्क। एक चीज मैं अगर एक ब्रह्मास्त्र बोलूं तो वो यही है, बस अपना मेहनत करो, अपना हार्ड वर्क करो, रिजल्ट की चिंता मत करो। यू डू योर हार्ड वर्क। आप रिजल्ट की टेंशन मत लो, रिजल्ट क्या आएगा। बस शीशे में खड़े हो तो अपने आप को ये जवाब दे पाओ कि मैंने अपना 100% दे दिया था। अगर आंसर आए कि मैंने अपना 100% दे दिया था, बाढ़ में जाए रिजल्ट पास हुआ या फेल हुआ, मैंने अपना 100% दे दिया था। और अगर आंसर आ रहा नहीं यार मैंने मस्ती करी थी, मैंने नहीं दिया था 100%, तो ठीक है, अपने आप को सुधारो फिर, बस उससे ऊपर कुछ सोचना ही नहीं। और किसी के माँ बाप नहीं डांटते 90% आ गए, 95 आ गए। अब मेरी डॉटर के 1 नंबर कटता है, मैथ्स में कटवा के आती है हर बार, डांटता हूं मैं, अनडाउटेडली डांटता हूं। डज नॉट मीन मैं उसे प्यार नहीं करता, मैं डांटता हूं यार सिली मिस्टेक क्यों करके आई थी। अभी लास्ट टाइम भी 49 लाई 50 में से, मैं उसे डांट दो यार ये सिली मिस्टेक नहीं करनी थी, तो उसका मतलब ये थोड़ी मैं उसे प्यार नहीं करता। उसे ये मत समझो कि पेरेंट्स प्यार नहीं करते यार, उन्होंने 1 नंबर के लिए डांट दिया, हे मैं 49 तो लाया था। वो ये समझाना चाह रहा है कि वो सिली क्यों कटवा के लाया। और बिल्कुल टेंशन लो ही मत, माँ बाप से ऊपर इस दुनिया में कोई है ही नहीं, भगवान है वो साक्षात। उनसे तो बिल्कुल डरो तो मत कि वो क्या कहेंगे, वो दुखी, अगर उनके दुख का डर है तो और मेहनत करो बस। और रिश्तेदारों को तो बिल्कुल भूल जाओ, पड़ोसियों को बिल्कुल भूल जाओ। किसी ने कोई नहीं देने वाला, आखिर में महीना कोई नहीं देने आ रहा। पापा से पूछना, पापा आपका जो, तो क्या बोलूंगा फिर ऐसे तुम बुरा मान जाओगे, जो जिगरी होगा ना, जिगरी, अब पापा वो जिगरी भी होगा ना, उससे पूछना पापा आपका जो जिगरी था कभी लाख रुपए महीना देके गया कि लाख रुपए रख ले यार दोस्त, तू मेरा बचपन का दोस्त था, या तू मेरा चाचे का बेटा है, या तू मेरे मामे का बेटा है, ले लाख रुपए रख ले। पापा से पूछना कभी कि 5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कभी कोई देके गया कैसे? सर कोई किसी को नहीं देता। बस वो मजे लेने के लिए बैठे, तो टेंशन क्यों ले रहे? फिर उनकी टेंशन क्यों ले रहे? दुनिया की टेंशन छोड़ो, पीयर प्रेशर को हटाओ कि दुनिया क्या कहेगी, दोस्त क्या कहेगा। अपनी जिंदगी जियो बस, एंजॉय योर लाइफ, वर्क हार्ड, और हार्ड वर्क करके जो रिजल्ट आ जाए उसे एक्सेप्ट करो। बस हमने अपना हार्ड वर्क कर दिया था जी, बात खत्म। हमें नहीं सोचना रिजल्ट क्या है। पास हो गए ठीक है, 90 आ गए ठीक है, 95 आ गए ठीक है, और चाहिए अगली बारी और हार्ड वर्क करेंगे। शरीर में और जान है तो, नहीं है तो बाढ़ में जाओ, 95 ही लाएंगे। बड़े आगे बच्चों, टेंशन फ्री हो गए हो बिल्कुल? यस सर। बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। जो आएगा वो एक्सेप्ट है, भगवान का प्रसाद है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ज्यादा आया तो ठीक, कम आया तो ठीक। कम आया तो अगली बारी देखेंगे 12th में और मेहनत करेंगे, और 12th में फिर कम आ गए तब भी हमने लाइफ में कोई एक थोड़ी सीढ़ी, तुम्हारे सामने बैठे 10th का फेलियर, टीचर सिर मुंह पे कहते थे बेटा पास हो जाइए, तेरी बहन टॉपर थी, तू पास हो जाइयो। मैं कहता था हाँ हाँ हो जाऊंगा, टेंशन ना लो मैडम, पास हो जाऊंगा मैं। क्योंकि मेरे को क्रिकेट से प्यार था। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था चार्टर्ड अकाउंटेंट गौरव बत्रा का भी बनेगा। और मैं मतलब अपनी तारीफ नहीं करता, अगर पढ़ने में तेज हूं या कैलकुलेशन में तेज हूं या सीए बनाऊं तो समझ लो
अगर एक इंसान पढ़ाई में तेज है तो वो जब खेल से प्यार करता होगा तो कितना करता होगा। बहुत प्यार था मुझे उस खेल से, लेकिन ये था कि चलो कभी ना कभी छोड़नी पड़ती है कोई ना कोई चीज। नहीं थी तब आईपीएल वगैरह नहीं थे, हम आगे नहीं निकले, और उसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, वो भी सोचना पड़ता है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर, कितने क्रिकेटर धक्के खा रहे हैं। चलो बढ़े आगे। Yes, sir. चलो बढ़ते हैं, बिल्कुल अब टेंशन नहीं लेनी कल के रिजल्ट की। एक्सपेंस कर रहे थे हम, प्रीपेड एक्सपेंस और हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कर लिया था। आउटस्टैंडिंग जो हमने, इसका एग्जांपल दे रहा था मैं, मेड की सैलरी, घर में मेड है तुम्हारे, घर में जो मेड है, मेड की सैलरी, अभी महीना चल रहा है जुलाई का, तो मम्मी से पूछेंगे मम्मी जुलाई की तनख्वाह दे दी? मम्मी कहेगी क्यों, जुलाई का काम कर दिया क्या मेड ने? तो मम्मी जुलाई की सैलरी मेड को देगी अगस्त की 1 तारीख को, या जो भी मेड 5 तारीख को लेती होगी, या 7 तारीख को देते होंगे कई लोग, डिपेंडिंग जो भी डेट फिक्स कर रखी होगी। तो जुलाई की सैलरी अगस्त में देंगे, तो जब जुलाई का काम लेने के बाद देते हैं तो ये आउटस्टैंडिंग बन जाती है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये आउटस्टैंडिंग खर्चा जिसका सर्विस तो ले लिया लेकिन पैसा नहीं दिया। ठीक है, कंसेप्ट समझ आया? Yes, sir. प्रीपेड जो एडवांस में दे दिया, सर्विस लिए बिना ही गौरव सर को पूरे साल की फीस दे दी, दैट इज एडवांस एक्सपेंस। सर्विस अभी बाद में लेंगे। एक सर्विस ले ली, पैसे बाद में देंगे, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। गॉट इट? यस सर। सब बच्चों को? Yes, sir. यस सर। चलो जी, अगला इनकम, प्रॉफिट, गेन। बच्चा कह रहा है सर कंफ्यूज हो गए, 3 वर्ड दे दिए और तीनों हम तो एक ही समझते हैं। सर ये क्या हो गया, ये तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। सर इनकम भी, सर प्रॉफिट भी, सर गेन भी, ये क्या है? समझेंगे 3 वर्ड। सर हमारे लिए तो सिनोनिमस है। बच्चा कह रहा है सर हमारे लिए तो सिनोनिमस वर्ड हैं, पर्यायवाची हैं सर ये तो हमारे लिए, गेन प्रॉफिट इनकम। अब अकाउंटिंग के हिसाब से समझेंगे। मान लेते हैं वही मिस्टर ए के फादर का काम क्या था, फर्नीचर का, वही एग्जांपल ले लेते हैं, फर्नीचर का काम है, और उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी, और उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी। गाड़ी उन्होंने 2 लाख की ली थी, 2.5 लाख की बेच दी। बच्चों 2 लाख की ली थी, 2.5 लाख की बेच दी। ये 50,000 किस में काउंट करोगे, प्रॉफिट में, गेन में, इनकम में? Gain. प्रॉफिट। जो बच्चे गेन बोल रहे हैं वो ठीक है। अब मिस्टर ए के फादर ने दुकान में कोई सोफा खरीदने आया, सोफा बेच दिया। वो सोफा इन्होंने 40,000 का बनाया था और बड़ा तरीके से बेचा 80,000 का। Profit. बहुत बढ़िया है। प्रॉफिट 40,000 कमा लिए। सर ये 40,000 क्या है? सर, ये इसमें 40,000 है 40,000 प्रॉफिट। और सर ये दोनों मिला के क्या है? Income. क्या बात है। अब आपको क्रिस्टल क्लैरिटी आई क्या? Yes, sir. यानी जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाई होती है, एक बार कंप्लीट करने दो, यानी जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, टेक्निकल वर्ड यूज करना शुरू कर रहा हूं, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कमाई होती है उसे गेन कहते हैं, और जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाई होती है उसे प्रॉफिट कहते हैं। मैं कई बार बच्चों को लगता है कि हम चार्टेड अकाउंटेंट से पढ़ रहे हैं, बहुत ही मुश्किल पढ़ाएगा, ये तो सीए है। बिल्कुल गलत धारणा है उन बच्चों की। जिसने ज्यादा पढ़ाई करी है उसको सरल पढ़ाना आता है बड़ा अच्छे से। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स को प्लीज कन्वे करें, दीदी भैया के पास ना जाएं, उन्हें समझ नहीं आई होती। 12th के बच्चों से तीनों टर्म पूछे, नहीं आती होंगी उनको। तो इनकम इन दोनों का सम, जहां से भी कमाई, चाहे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो, दैट इज इनकम। तो इनकम, अब इसमें बताओ, इनकम इज अ ब्रॉडर टर्म और प्रॉफिट इज अ ब्रॉडर टर्म? Income. इनकम इज अ ब्रॉडर टर्म। बहुत बढ़िया। इनकम इंक्लूड्स प्रॉफिट, इनकम इंक्लूड्स प्रॉफिट। और सर रेवेन्यू में ये सब आ जाता है? रिवेन्यू एक अलग चीज है, रिवेन्यू एक अलग चीज है। अभी समझाता हूं, अगर आपने बीच में रिवेन्यू घुसाना है। पहले इन 3 को समझ लें। एक चीज और चीजें, ये किसने पूछा रिवेन्यू वाली बात? हाँ देख।
हार्दिक सेठी या हार्दिक कोहली? कोहली। हार्दिक कोहली। हार्दिक, एक चीज सीखेंगे, जब भी तुम्हारा डाउट होगा ना, मुझे नहीं पता अभी तुमने डाउट में मेरी वाली बातें सुनी थी या नहीं सुनी थी? सुनी थी। हाँ, मेरी वाली बातें जरूर सुननी। अगर डाउट आया फटाफट आया उसको साइड रखेंगे, पहले ये समझ लीजिए ये क्या कह रहे थे। अब डाउट तुम्हारा मैंने यहाँ रख लिया, साइड में रख लिया, अभी आता हूँ तुम्हारा डाउट। पहले बच्चों इनकम को पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। Income is the profit earned during the accounting period. It is the difference between the revenue and the expense. It is termed as income. It is the broader term than the term profit. ये बात लिख दी इसने. It is the broader term than the profit. And includes profit from activities other than operating activities. इसमें वो profit भी आता है जो other than operating होता है, यानी इसमें gain भी आता है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है ये? It includes profit from activities other than operating activities. अगर इस वर्ड को लिख के आप लिखना चाहें गेन, तो ये गेन की बात कर रहा है। ये जो लिखा है एंड इंक्लूड प्रॉफिट फ्रॉम एक्टिविटी अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, किसकी बात कर रहा है बच्चों? गेन। गेन की बात कर रहा है। तो इनकम के अंदर प्रॉफिट भी आएगा और गेन भी आएगा। अब प्रॉफिट पढ़ते हैं। प्रॉफिट कहता है प्रॉफिट मींस इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो उसका मेन काम है, फर्नीचर बेचना उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, मेन काम है। That is the activities carried out by the enterprise to earn profit. For example, profit earned from the sale of goods or rendering of services. अभी gross profit, net profit को छोड़ देते हैं, नीचे आते हैं gain पर। Gain is the increase in owner's equity resulting from something other than day-to-day earning. Other than day-to-day earning. गाड़ी बेचना रोज का काम नहीं है। From irregular or non-recurring nature. Stating differently, it is a profit that arises from transactions which are not the operating activities of the business. Such as example में बोल भी दिया, sale of land, machinery, investment. तो हमने मशीनरी, गाड़ी बेच दी, एग्जाम्पल में भी क्लियर कर दिया। तो गेन वो जो नॉन रिकरिंग नेचर का है, प्रॉफिट वो जो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होता है। और दोनों को जोड़ दो, सारी इनकम को जोड़ दो, सारे प्रॉफिट गेन को जोड़ दो, तो इनकम बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन आया, रेवेन्यू क्या होता है सर? मैंने एक पेन खरीदा बच्चों, मैंने एक पेन खरीदा 15 रुपए का बच्चों, ये पेन बच्चों मैंने 25 रुपए का बेच दिया। बोलो बच्चों प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट बोलो बच्चों। 10 रुपए। 10 रुपीज का। कैसे निकाला? सब्ट्रैक्ट करके। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया। तो जो सेलिंग प्राइस है उसे रेवेन्यू कहते हैं। जो एक बच्चे ने बोला सेलिंग प्राइस, ये जो रेवेन्यू होता है ये सेलिंग प्राइस होता है। ये जो सेलिंग प्राइस है, टोटल सेल प्राइस, उसे रेवेन्यू कहते हैं। जब उसमें से कॉस्ट माइनस होती है तो ये प्रॉफिट बचता है, और इस प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं अगर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अब इसमें कुछ खर्चे भी होते हैं, वो जब खर्चे माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। जब वो खर्चे माइनस करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है। मान लो 2 रुपए के खर्चे भी हुए हैं, तो ये 8 रुपए जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट होगा, एक्सपेंस माइनस करने के बाद। कॉस्ट जब घटाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, जब खर्चे माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। तो प्रॉफिट के नीचे बाइफर्केशन दे रखी है कि प्रॉफिट भी 2 प्रकार के होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तीनों एंट्री में नेट प्रॉफिट ही चढ़ाएंगे ना? किसमें? जब एंट्री करेंगे तो नेट प्रॉफिट ही देखेंगे। एंट्री में दोनों आते हैं, वो हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज इसके बीच में दूसरे चैप्टर को मर्ज नहीं करते। एक रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर दूसरे चैप्टर को मर्ज नहीं करते, दोनों को रिकॉर्ड करेंगे। कैसे करेंगे वो हम दूसरे चैप्टर में सीखेंगे। ये चीजें क्लियर होगी बच्चों सबको? यस सर। यस सर। आगे लॉस, यही अगर 15 की चीज अगर मैं 12 की बेच दूं बच्चों। हाँ जी सर, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में डिफरेंस बता दो एक बारी। ऑपरेटिंग जो हमारा काम है, जो फर्नीचर बेचता है, फर्नीचर बेचना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अगर फर्नीचर बेचने वाला गाड़ी बेचेगा तो वो नॉन ऑपरेटिंग बन जाएगा। जैसे मेरा काम पढ़ाना है तो पढ़ाना मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर मैंने अपनी गाड़ी बेच के कमाया तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। मैंने रेंट से कमाया तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। मैंने रिलायंस के शेयर ले लिए और मुझे बदले में डिविडेंड मिला तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है।
मैंने बैंक में पैसा जमा करा दिया और वहां से मुझे इंटरेस्ट आया तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि मेरा काम नहीं, मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना। जो तुमसे फीस आई वो मेरा काम है, वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम है। सर हाँ जी सर। तो साइड बिजनेस भी यही हुआ? हाँ साइड बिजनेस यही हुआ, नॉन Non ऑपरेटिंग इनकम। बिल्कुल ठीक, लोग कहते हैं ना साइड बिजनेस। तो जो मेन इनकम होता है उसकी इनकम को ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं, और जो साइड बिजनेस से कमा रहे हैं। तो बेटा मेरा चश्मा देखिए मैंने कहाँ रख दिया, एक उधर वाले उस पर रखा होगा, दिख नहीं रहा। और पानी भी दियो। हाँ जी बच्चों, बढ़े आगे? और भी डाउट रह गया? आवाज नहीं आ रही, क्या हुआ? सर बढ़ो बढ़ो। नो डाउट सर। 15 की चीज, हाँ 15 की चीज अगर 12 में बेच दी, 15 की चीज अगर 12 में बेच दी तो 3 रुपए का लॉस हो गया बच्चों। गाड़ी जो 2 लाख की ली थी, गाड़ी जो 2 लाख की ली थी वो 1,50,000 की बेच दी, तो 50,000 का लॉस हो गया बच्चों। लॉस के अंदर अलग अलग नहीं बांटा हुआ, जैसे प्रॉफिट के अंदर तो इनकम, प्रॉफिट और गेन को अलग अलग बांटा हुआ है ना। लॉस के अंदर सारे लॉस को इकट्ठे लिख दिया कि लॉस। जब भी आपके खर्चे, लॉस कहता है जब भी आपके खर्चे आपके रिवेन्यू से ज्यादा हो जाएंगे, आपके खर्चे ज्यादा हो गए और रिवेन्यू कम है, तो आप लॉस की सिचुएशन में। whenever your expenses exceeds your revenue you are in a loss position। आप एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं टीचर को। फॉर एग्जांपल गुड्स आर परचेज्ड फॉर ₹100 एंड सोल्ड फॉर ₹80, तो लॉस इज ₹20। एक बार जरा रीड मार दे लॉस वाले पॉइंट को। बढ़ जाएंगे। लॉस में बाइफरकेशन नहीं है, लॉस में बाइफरकेशन नहीं है। आगे परचेजेस, परचेजेस समझने के लिए गुड्स समझना पड़ेगा। गुड्स किसे कहते हैं? अगर मेरा काम फर्नीचर का है, मिस्टर ए की बात करते हैं, और वो फर्नीचर बेच रहा था, तो फर्नीचर बेचने के लिए वो फर्नीचर खरीदता भी है, तो जो फर्नीचर खरीदता है उसे गुड्स कहते हैं। ये फर्नीचर इसके लिए गुड्स है जिसका वो काम कर रहा है। और जब वो गुड्स खरीदता है तो अकाउंटिंग में परचेजेस अकाउंट खुलेगा। परचेजेस अकाउंट, अकाउंट को अकाउंटिंग में ऐसे लिखते हैं जो आज फर्स्ट या सेकंड क्लास में बैठे हैं। और जिन्होंने अकाउंटिंग क्वेश्चन किया उन्हें तो ये बातें बहुत अच्छे से पता। वो कह रहे सर ये क्यों पढ़ा रहे दोबारा। समझो बच्चों, कोई ऐसे बच्चे भी हैं क्लास में जिनको 2 क्लास हुई, 3 क्लास हुई, 5 क्लास हुई, जिन्होंने शायद अकाउंटिंग क्वेश्चन नहीं किया पूरी तरह से, लेकिन जिन्होंने थोड़ा बहुत भी किया उन्हें पता है गुड्स किसे कहते हैं, जिसका हम व्यापार करते हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ा बिल्कुल ना घबराए, मैं बता रहा हूँ जितनी रिलेवेंट चीजें आएंगी पिछले में बताऊंगा। जिस चीज का हम काम करते हैं उसे गुड्स कहते हैं। अगर मेरा काम मोबाइल खरीद के बेचने का तो मोबाइल गुड्स है। अगर मेरा काम चश्मे की दुकान है मेरी, तो चश्मे मेरे लिए गुड्स है। तो जब भी मैं चश्मा खरीदूंगा, उसका स्टॉक खरीदूंगा, तो परचेजेज अकाउंट खोलूंगा। और अगर मुझे कुछ वापसी देना है तो परचेजेज रिटर्न अकाउंट खुलेगा। परचेजेज रिटर्न अकाउंट। जब मैं यही गुड्स किसी आगे कस्टमर को बेचूंगा, जब यही गुड्स मैं आगे किसी कस्टमर को बेचूंगा तो सेल्स अकाउंट खोलूंगा। और जब वो कस्टमर मेरे को गुड्स वापस बिका हुआ कर देगा, उसे पसंद नहीं आएगा, तो सेल रिटर्न अकाउंट खुलेगा। 4 चीजें समझ आई सबको? यस सर। परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल अकाउंट, सेल रिटर्न। दोबारा से, जब गुड्स परचेज करेंगे परचेज अकाउंट खुलेगा। वापसी जाएगा वो माल, वापसी जाने के कोई भी कारण हो सकते हैं, उन टेंशनों में मत पड़ो सर क्यों जाएगा क्या जाएगा। खराब भी हो सकता है, लीकेज भी हो सकती है, प्रीफ्रेज भी हो सकती है, ब्रेकेज भी हो सकती है, और घटिया क्वालिटी का भी हो सकता है। ठीक है ना, कई सारे रीजन है। वापसी कर दिया माल तो परचेज रिटर्न। हमने बेचा था सेल, हमारा बेचा हुआ माल वापसी आ गया, सेल रिटर्न। 2 बारी में समझ आया सबको? तीसरी बारी समझाऊं? सर वो लॉस में नहीं आएगा? नहीं, लॉस में नहीं आएगा।
जो माल वापसी हो गया वो लॉस क्यों? हम किसी और को बेच देंगे। राम ने माल वापसी कर दिया, तूने शर्ट खरीदी मेरी दुकान से, आगे शर्ट खरीदी, भैया मेरे को ना फिट नहीं आ रही भैया, ये वापस ले लो आप। मैंने यहाँ देखी थी, मेरे को फिट आ रही थी, अब घर जाके देख रहा हूँ ना, मेरे को मजी नहीं आ रही फिटिंग में, और तू मेरा पुराना कस्टमर, मैं क्या बोलूंगा? नहीं मैं वापसी नहीं दे रहा, मैं अपना कस्टमर थोड़ी खराब करूंगा। मैं कहूँगा कोई नहीं, हार्दिक रख ले, दूसरी ले जाए यार। हार्दिक ने वो वापस करके दूसरी ले गया। क्लियर है क्लास? सर अगर वो सामान डिफेक्टिव हुआ तो उसकी आगे सेल्स नहीं हो पाएगी, तो हमारे लॉस में नहीं आएगा? उससे सेल रिड्यूस हो जाएगी हमारी, दैट वुड रिड्यूस द सेल, और सेल रिड्यूस होना अपने आप में ही लॉस है। सेल क्योंकि अपने आप में प्रॉफिट था, और जब सेल रिड्यूस हो जाएगी उससे तो अपने आप ही लॉस बना देगी। सर गुडविल भी तो खराब होती है। धीरे धीरे जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको समझ आ जाएगी। अभी आप इस बात को समझना चाहते हो, जो चैप्टर 18 है, आप इस बात को इस तरीके समझो, मैंने 100 रुपए का माल बेचा और 20 रुपए का वापसी आ गया, तो जब मेरी नेट सेल ही 80 रह गई, तो मेरी सेल ही जब 80 रह गई तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा ना, क्योंकि सेल ही कम हो गई। जब सेल ही कम होगी तो प्रॉफिट अब इसमें से निकलेगा, अब इसमें से थोड़ी निकलेगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट यहां से कैलकुलेट करेंगे। मैं अभी छोटा एग्जांपल लेके समझाता हूं, क्योंकि अभी 18वें चैप्टर पर नहीं पहुंचे। समझ आई बात? 100 में से अगर 20 का रिटर्न आ गया तो प्रॉफिट तो मुझे 80 में से निकालना है ना, तो प्रॉफिट वो ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, उस 20 को लॉस नहीं कहेंगे हम, वो हमारी सेल घट गई। 100 की सेल थी, 20 की वापसी होगी, तो हमारी नेट सेल ही 80 की रहेगी। अब जो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वो 80 में से करेंगे कि 80 में से हमने क्या कमाया। बोलो। ओके सर। यस सर। बट सेल रिटर्न को कोई कहे कि सेल रिटर्न इज अ लॉस, नो नॉट एट ऑल। सेल रिटर्न इज नॉट अ लॉस। सेल रिटर्न रिड्यूसेस द सेल, दैट विल डेफिनेटली रिड्यूस योर प्रॉफिट, बट इट इज नॉट अ लॉस। वापसी आया माल, डिफेक्टिव हुआ है तो कोई बात नहीं, डिफेक्ट को ठीक करके बेचेंगे। सर गुडविल भी तो खराब होती है कि भाई दुकान पे खराब सामान मिलता है, ऐसा कुछ। अलग कंसेप्ट में चले गए हम, बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट में चले गए सर। गुडविल क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है एक चीज, अब उसके अंदर भी हम जब 12वीं में आएंगे तो गुडविल भी रिकॉर्ड हो पाएगी। 2 तरह की गुडविल होती है, अभी मैं उन चीजों में जाना है, अभी हम 11th क्लास में है। और गुडविल खराब कहाँ से होगी हार्दिक? मुझे तो बहुत अच्छा दुकानदार लगेगा वो, जिससे मैंने माल खरीदा, मेरे को पसंद नहीं आया, मैं कहा डिफेक्टिव है, ये माल वापसी ले ले, तो उसने वापसी ले लिया। दैट इज इन इटसेल्फ उसकी गुडविल बढ़ रही है इस चीज से। खराब कहाँ हो रही है? खराब कहाँ हो रही है? अगर एक से ज्यादा बार किसी के साथ सेम चीज हो रही है तो वो तो जगह जगह जाके ये बोलेगा कि इस शॉप से मतलब यहाँ पे डिफेक्टिव सामान मिलता है। वंस इन अ वाइल कोई भी एक्सेप्ट करता है, सब ह्यूमन बींग्स हैं यार। मैं 100 बारी किसी दुकान से लाता हूँ चीज, एक बारी कभी खराब निकल गई, मैं कभी नहीं बुराई करूंगा उससे। हाँ, इफ इट हैपेंस थ्राइस, 4 times, twice, thrice, 4th time, 5th time, every time this is happening, then I'll stop going to that shop and then I'll convey the message, नहीं यार उसके तो नहीं है सेटिस्फेक्शन लेवल। एक आध बारी में तो रेस्टोरेंट में जाना भी नहीं छोड़ते। अगर आप आसपास रहते हो, जेल रोड पे एक रेस्टोरेंट खुला था, बीकानेर वाला, बिल्कुल जहां गुरुद्वारे वाला है, कॉर्नर पे खुला था, बंद हो गया, जबकि बीकानेर वाला हर जगह चलता है, वो नहीं चला। बस उसकी सर्विसेज वाकई में पैथेटिक थी, और वो सर्विसेज के अंदर गर्म खाना नहीं लाता था, बहुत देर लगाता था, कैसे मैनेज कर रहा था। उसके बावजूद भी हम 4-5 बारी गए थे वहां पे। एक बार ही देखा, 2 बार ही देखा, फिर पता लगा नहीं यार, नहीं है सर्विस अच्छी, जाना बंद कर दिया। और वो ऐसा था, फिर ऐसी चीज बंद भी जल्दी होती है। हर काम बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ ये सीखो, तुम कमर्शियन हो। कमर्शियन में ये सीख लो, तुम्हारी उम्र का बच्चा मैंने कमाते हुए देखा है, और 95% लाके कमाते हुए देखा है, इज अ अर्नर। और बाहर की कंट्रीज में तो कोडिंग 7 साल से सीखना शुरू कर देते हैं। ओयो रूम्स वाला भी 25 साल का है। ओयो रूम्स वाले की कहानी सुनोगे तो भी 25 साल का, और वो अरबों खरबोपति है।
दिस इज द टाइम जहां हमारे पास फ्रीडम है पूरी, एक्सप्लोर द थिंग्स। और ये चीज सीखो कि जो सर्विस, कोई भी बिजनेस हो, पापा का बिजनेस है ना, मेरा बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, आपका कस्टमर अगर सेटिस्फाई नहीं है ना तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर अक्षत मेरी बातों से सेटिस्फाई नहीं है, अगर अक्षत को मेरी बातें नहीं समझ आ रही, हार्दिक को मेरी बातें नहीं समझ आ रही, कोहली साहब को मेरी बातें नहीं समझ आ रही, दीक्षिता को मेरी बातें नहीं समझ आ रही, मतलब मैं एक क्लास में आपको पागल बना पाऊंगा, 2 क्लास में पागल बना पाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा। अगर मैं आपको सही सर्विसेज नहीं दे रहा, आपका छोटा भाई बहन मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। हो सकता है इस साल मैं आपसे फीस ले लूं और आपको ढंग से सर्विसेज ना दूं, तो आपके चाचा के, बुआ के, मासी के बच्चे मेरे से पढ़ने नहीं आएंगे। तो तुम्हारा भी जो बिजनेस है पापा का, ये बात पापा के बिजनेस में भी लगती है, चाहे वो पढ़ाते नहीं है। अगर वो कस्टमर सर्विस अच्छे से कर रहे हैं, माल बेचा, माल घटिया क्वालिटी का था, बेच दिया, चल यार आज का प्रॉफिट हो, आपने अपना कस्टमर खो दिया। अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, पैसा चला जाए कोई बात नहीं, सामने कस्टमर का विश्वास नहीं जाना चाहिए। पैसे का नुकसान एक बार हो जाए कोई बात नहीं। लास्ट ईयर की बात बताता हूँ। लास्ट ईयर आप कह रहे हो कि ईमानदारी, ईमानदारी और उसका विश्वास कि हम उसको सही चीज ही बेचें। अगर गलत भी हुआ तो लॉस तुम्हें सहना पड़ेगा। लास्ट ईयर की बात बताता हूँ। एक बच्चे की फीस आनी थी एक्स अमाउंट, उसकी फीस एक्स अमाउंट नहीं आई। वी कॉल्ड देम कि आपकी फीस नहीं आई। उन्होंने ये कह दिया कि सर हमारी पूरी फीस आ गई है। मैंने कहा सर स्लिप दे दो, तो कहते सर स्लिप नहीं। मैंने कहा सर फिर कैसे चलेगा, फिर हम कैसे मान लें आपकी फीस आ गई जब आपके पास स्लिप नहीं है। हम तो स्लिप देते हैं आपको, अभी तो लॉकडाउन सिचुएशन चल रही है। तो कहता सर स्लिप तो नहीं है मेरे पास और मैंने पूरी दे दी। हमें अच्छे से पता होता है कि नहीं आई हुई। तो पेरेंट्स ने ये तक बोल दिया कि ठीक है सर, अगर आपको लगता है कि मैंने स्लिप नहीं है मेरे पास तो आप मत एंट्री दो हमारे बच्चे को। मतलब ही नहीं उठता। सामने से पेरेंट्स ने बोल दिया मत दो हमारे बच्चे को एंट्री, कि हम उसके बच्चे को एंट्री ना दें इस बात की वजह से कि उसकी स्लिप हो गई या उसके पास वो कह रहे दे दिए तो ठीक है, उसने कहा दे दिए, क्या पता हमसे गलती होगी, 1% चांस है हमसे भी गलती होगी। लेकिन आप इसके लिए अपने कस्टमर को नहीं खो सकते किसी भी बिजनेस में। आप कॉमर्शियन हो, जब कॉमर्स स्ट्रीम में आप आ गए हो ना, आपको बिजनेस चलाना सीखना है। साइंस साइड वाला धक्के क्यों खा रहा है? साइंस साइड वाला बीटेक करने के बाद भी 15,000 की नौकरी क्यों ले रहा है? एक ड्राइवर की तनख्वाह मिलती है। एक टॉपर बच्चे को सोचो, एक टॉपर बच्चा जो थ्रू आउट टॉप कर रहा है, बीटेक करता है, सपने सजाता है इंजीनियरिंग के, और बीटेक करने के बाद जब उसे दुनिया दिखाई देती है नौकरी है ही नहीं उसके लिए। पापा से पूछना जिनके पापा जॉब इंडस्ट्री में, कि बीटेक के बाद क्या नौकरियां मिलती हैं। फिर वो करता है एमबीए। अपने रिश्तेदार उठा के देखना, जिसने बीटेक करी है उसके बाद एमबीए करी है या नहीं करी, यानी उसे घूम के फिर कॉमर्स स्ट्रीम में आना पड़ता है। प्रोडक्ट बिकता कैसे है? जब तक उसकी एमबीए कंप्लीट नहीं होती उसे बीटेक के बेस पे नौकरी नहीं मिलती। और बीटेक करने के बाद, एमबीए करने के बाद वो काम क्या कर रहा होता है? मार्केटिंग कर रहा होता है। जब मार्केटिंग ही करनी थी तो बीटेक करने की जरूरत क्या थी? 90% मार्केटिंग वाले घर आते हैं ना, मैं वैसे ही मजे लेने के लिए पूछता हूँ, भाई क्या किया हुआ है? मार्केटिंग। मैंने कहा उससे पहले क्या किया था? बीटेक। यानी साइंस साइड में 4 साल बर्बाद करने के बाद तुम्हें आना कॉमर्स में ही था। जितने भी हैं एक एक करके अपने सारे रिश्तेदार उठा लो, जिसने बीटेक करी है उसने एमबीए करी है बाद में, क्योंकि बीटेक से उनको नौकरी नहीं मिली। तो जो मैं तुम्हें पढ़ाई के साथ ये सिखा रहा हूँ ना, तो फिर जॉब में प्रेफरेंस भी नहीं दी जाती होगी जो कॉमर्स स्ट्रीम में ही स्टार्टिंग से एंड तक जिन्होंने परस्यू करा है? वो डिपेंड करता है। अगर आप टेक्निकल लाइंस भी संभाल सकते हो, कंपनी मान लो मेरी ऐसी कंपनी है मैं डबल काम कराना चाहता हूँ तो मैं उसको दे दूंगा। नहीं तो हमेशा प्रेफरेंस उसी को दी जाती है जो बीबीए प्लस एमबीए, रादर देन जो बीटेक प्लस एमबीए। लेकिन क्या होता है, जो बीटेक करके आए होते हैं ना, वो होते बच्चे बड़े तेज हैं, वो दिमाग से वैसे बड़े तेज होते हैं, तो वो एमबीए करके भी ना उस वाले एमबीए से तेज बन जाते। आप किसी भी कैट कॉलेज का, कैट सुना है? IIM सुना? IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। यस सर। IIT सुना है? यस सर। IIT साइंस साइड वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए? साइंस वालों के लिए IIT। साइंस वालों के लिए। और IIM किसके लिए?
कॉमर्स। कॉमर्स। इसके अंदर 90% सीटें साइंस साइड वालों के पास है, क्योंकि कॉमर्स वालों से क्रैक ही नहीं होता। इसमें मैथ्स आता है एंट्रेंस में, और इतना गंदा मैथ्स आता है कि कॉमर्स वाले क्रैक ही नहीं कर पाते, और उन्हें रास्ता कोई सिखाता भी नहीं। जो साइंस साइड वाले होते हैं ना, वो 9th से करियर के लिए बड़े कॉन्शियस होते हैं कि मुझे लाइफ में क्या बनना है। कॉमर्स वालों के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि वो 11th में आराम से रहते हैं, 12th में आराम से रहते हैं। तो उनसे पूछो ना 12th में क्या करना है, वो तिरछी आंखों से यूं घूर के देखते हैं, 12वीं कर रहा हूं बहुत नहीं है, समझ रहे बात को। और साइंस साइड वाला 9th में शुरू हो जाता आकाश फिटजी ज्वाइन करना। नोटिस करो अपने कोई मामा बुआ का बच्चा, उसने 9th से ही फिटजी ज्वाइन कर लिया होगा, तो उनके मैथ्स बड़े पहाड़ हो फ्रेंड ही जाते है। हैं। सर मेरा एक दोस्त है। मेरी भी एक फ्रेंड है। हाँ, तो वो उनकी मैथ्स बड़ी तेज हो जाती है। और इन्होंने फिर क्या होता है, मार्केट अपने आप डिमांड सप्लाई के हिसाब से जब मुश्किल पेपर बनता है और सारे क्रैक करने लग जाएंगे, वो और मुश्किल बनाएंगे, वो और मुश्किल बनाएंगे, वो और मुश्किल बनाएंगे। आज गवर्नमेंट जॉब के पेपर इतने मुश्किल बन गए हैं, अगर तुम्हारे फादर मदर गवर्नमेंट जॉब में है, वो पेपर उठा के देख लें, वो कहेंगे हमारे टाइम में तो इतना आसान आता था, आज गवर्नमेंट जॉब का पेपर इतना मुश्किल आता। कंपटीशन है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, कंपटीशन भी ज्यादा है। इसीलिए तो हमारा बच्चा जब बाहर जाता है तो उन बच्चों से बहुत तेज होता है, क्योंकि जो बाहर निकल जाता है वो डफरों के बीच में एक इंटेलिजेंट निकल जाता है। जाके इंडिया से गया और वो सारे डफर, उनके तो दिमाग भी नहीं चलते, तो कैलकुलेशन वाइज हम बहुत तेज होते हैं उनसे। लेकिन वो प्रैक्टिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं। बाहर वाले हर चीज को प्रैक्टिकली देखते हैं, हम थोड़ा रटने पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। मैंने एक शायद तुम्हें थोड़े दिन पहले एक वीडियो तुम्हारे बैच में पता नहीं भेजी नहीं भेजी, अगर तुम मेरे साथ एफबी पे जुड़ जाओ ना तो शेयरिंग मिलती रहेगी, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज की। अगर एफबी पे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, तो एफबी पे तो मैं ऐसी बातें बहुत शेयर करता हूँ, जो भी अच्छी चीज आती है, तो एफबी पे रिक्वेस्ट जरूर भेजो। तो जो हम IIMIT की बात करते हैं, 90% साइंस साइड वाले बैठे हुए, जबकि ये कॉमर्स के लिए बना। हमने अब कहां तक कर लिया बच्चों? परचेज सेल सारी क्लियर होगी, चारों पॉइंट्स? यस सर। गुड्स में पहले ही करा चुका हूं, 19th टर्म। स्टॉक, जब गुड्स हमारी दुकान में आगे आ जाता है तो इसे स्टॉक कहते हैं। ये दो प्रकार का, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो जो साल के शुरू में है, और क्लोजिंग स्टॉक वो जो साल के एंड में। साल का शुरू होता है 1 अप्रैल, साल का एंड होता है 31 मार्च। 1 अप्रैल एंड 31 मार्च। क्लियर? ये हमने बेचने के लिए रखा है, उसी गुड्स को स्टॉक कहते हैं। आप एक बार गुड्स वाली डेफिनेशन को पढ़ लो ताकि आपको क्लियर हो जाए। गुड्स आर फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड। द टर्म अप्लाइज टू ऑल आइटम्स मेकिंग अप द सेल्स और परचेज of a business. Stating differently, they are stock in trade. Stating differently, they are stock in trade, purchased or manufactured with the purpose of selling. For an enterprise dealing in home appliances such as TV, fridge, AC are goods, and for a stationery is goods. तो स्टॉक वही है जो गुड्स थे, उस जब तक वो आ रहे थे हमने गुड्स परचेज करे, हमारी दुकान पे आकर रख दिए गए, हमने उसको स्टॉक बोलना शुरू कर दिया। तो स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट held by an enterprise for the purpose of sale in the ordinary course of business and for the purpose of using it in the production of goods meant for sale. ओपनिंग स्टॉक वो जो साल के बिगिनिंग में पड़ा है, और क्लोजिंग स्टॉक वो जो साल के एंड में पड़ा है। क्लियर यहां तक? यस सर। यस सर। अब आपने शर्ट देखी है, शर्ट सबने देखी है? जो कंपनी शर्ट बनाती होगी किससे बनाती होगी? कपड़े से। और जब शर्ट बनती होगी तो बीच में बटन लग गए, बुकरम लग गए, अभी आधा काम बाकी है, आधा नहीं हुआ। तो 3 तरह का स्टॉक हो गया।
अगर हम एज पर द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बात करें, इनफैक्ट वैसे तो 4 तरह का होता है, तुम्हारे लेवल पे 3 तरह का है। क्लोथ रॉ मटेरियल, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तो 3 तरह का, स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस। तो 3 तरह का लिखा हुआ है। अभी हम 3 तरह का ही पढ़ते हैं 11th स्टैंडर्ड में। भाभी सिर्फ 5 मिनट में क्लास खत्म हो रही है, मैं कॉल बैक करता हूँ बस। ओके भैया। हाँ जी बच्चों, यहां तक बातें क्लियर हो गई हैं? यस सर। कच्चा माल, पक्का माल, आधा कच्चा आधा पक्का। जो शर्ट का कपड़ा है फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, वो उस फैक्ट्री वाले के पास कच्चा माल है जो शर्ट बना रहा है। उसी फैक्ट्री के अंदर ऐसा माल भी पड़ा होगा कि शर्ट की स्टिचिंग हो गई होगी, बटन लग गए होंगे, बुकरम लगने बाकी हैं या बटन लगने बाकी हैं, अभी पूरी शर्ट तैयार नहीं। दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। रेडीमेड शर्ट को बोलेंगे फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स, जो इन्होंने फिनिश गुड्स को नाम फिनिश गुड्स दिया नहीं है, इन्होंने फिनिश गुड्स को नाम इन्होंने दे दिया स्टॉक या इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। जो पहले वाली बात हो रही है ना, वो फिनिश गुड्स की बात हो रही है। देखो कहीं डिटेल में फिनिश गुड्स लिखा है वर्ड? जो फर्स्ट लिखा है इन्होंने स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, दैट इज कॉल्ड फिनिश गुड्स। जब इन्होंने कैटेगराइजेशन करी है तो उसको फिनिश गुड्स लिख देना चाहिए था। तो स्टॉक 3 तरह का होता है, कच्चा माल, पक्का माल, आधा कच्चा आधा पक्का। समोसे का एग्जांपल लेते हैं। समोसा जो बना रहा है उसमें आलू जो है, आलू ब्रेड, आलू नहीं ब्रेड तो चलती है, आलू, नमक, मिर्च, मसाले, ये मैदा, वो कच्चा माल है। जब उन्होंने समोसा बना के रख दिया, सजा के रख दिया ट्रे में, अभी तला नहीं है, अभी वो ट्रे पे रखा हुआ है, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। जब वो समोसा अंदर चला गया और तल के बाहर पड़ा है बिकने के लिए, अब कस्टमर आएगा, कहेगा भैया समोसे दे दो वो 10, वो तैयार माल है, फिनिश गुड्स। कच्चा समोसा नहीं देते तुम्हारे को, कच्चा रखा होता है, लेकिन दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। समझ आ रहा है सबको? शर्ट के एग्जाम्पल से नहीं आया तो समोसे के एग्जाम्पल से आ गया होगा। यस सर। और समोसे के एग्जाम्पल से भूख भी लग गई होगी। जल्दी बोलो, भूख लगी क्या? क्लास ओवर करें? यस कर दो सर। अक्षत कर दो। अक्षत की आवाज आई है मेरी सर। Yes, sir. कार्तिक ले लो सर, आधे घंटे की और ले लो, क्या दिक्कत है? नहीं सर नहीं। चलो अगली क्लास में चैप्टर को खत्म कर देंगे, और फर्स्ट क्लास को भी और इस क्लास को भी मैं ऐप पे डाल दूंगा, ठीक है? ताकि जिसको दोबारा देखनी हो दोबारा देख सके। सर आप पहले बात है कि आप एक दिन काउंसलिंग वाली क्लास लोगे, कब लोगे वो? अरे भूल ही गया। सर कब छुट्टी है तुम्हारी? छुट्टी कब है? रोज ही छुट्टी है सर, कभी भी ले लो। संडे को ही होती है वैसे तो। सर संडे को संडे को ले लो। नहीं, संडे से पहले आज क्या वार है? आज मंडे, ट्यूसडे? सर ट्यूसडे। ट्यूसडे। कल वेडनेसडे मेरी क्लास होती है, तो परसों थर्सडे क्लास के बाद 8 से 9 क्लास, 9 बजे के बाद काउंसलिंग। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छे से खा पी ओके के सर। रहना। सर कौन सा ऐप है मेरे को बता दो एक बार। मैं तुम्हारे को फोन पे बता। कौन सृजन पूछ रहा है? नहीं, हार्दिक सेठी सर। हार्दिक, हाँ बताता हूँ, मैं फोन पे बताता हूँ। ओके सर। प्रेप मास्टर ऐप है वैसे, ओके प्रेप सर। मास्टर। सर डाउट कब क्लियर करोगे? डाउट कौन से? पिछली क्लास के? नहीं सर, टेस्ट के। टेस्ट के डाउट की वीडियो तेरे को भेज रहा हूँ, ठीक है सर। पूरी वीडियो 1 घंटे की, उसमें एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर डाउट रह जाए फिर पूछ लेना। अरे सर फिर तो रहने का वही नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, ओके। लव यू बच्चों, टेक केयर, टेंशन नहीं लेनी कल की टेस्ट रिजल्ट की, ठीक है? यस सर। थैंक यू सर। बाय सब अपने ही बाय है तुम्हारे। सर। थैंक यू। Thank you, sir. ओके मेरे Bye, बच्चे, sir. थैंक यू सर। और अपने फ्रेंड्स को भी समझाना, कोई टेंशन ले रहा हो तो ओके, ज्यादा सर, मेरा टेंशन ले रहा हो दोस्त है। मेरा नंबर दे देना। सर मेरा दोस्त है, वो अपने मम्मी पापा की चप्पलें जूते छुपा रहा है। अच्छा नहीं, उसको मेरा नंबर दे दो, ओके सर। ठीक है? कोई भी टेंशन ले रहा हो उसे समझाना, अच्छा दोस्त बन के, कि टेंशन ना ले।
ठीक है, ओके सर। ओके मेरे बच्चों।